हाय एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सबको ऑडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, तो जैसा कि आपको पता है इस कोर्स में जो हम लोग कॉमर्स कंपनी अकाउंट्स के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, तो आज ये इसका लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हुए थे, जिसमें कि लेक्चर 1 में जो हमने चर्चा किया था जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है कंपनी अकाउंट से, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। कंपनी होते क्या है, कंपनी के विभिन्न जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, उन सब के बारे में, और साथ ही कुछ उसके इंपोर्टेंट जो रिलेटेड फैक्ट है उन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। इसके बाद हमने फिर कैपिटल के बारे में बताया था, कैपिटल होता क्या है, और कैपिटल के ही स्मॉल पार्ट्स को हम लोग शेयर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर शेयर्स होते क्या हैं, शेयर्स के प्रकार, और जो शेयर्स के टाइप्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, उन सब पर हमने चर्चा किया था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था जो एक शेयर्स को इशू कंपनी कैसे करती है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं। कंपनी प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाती है, उसके लिए फिर एजीएम वगैरह बैठता है, उसके बाद ये डिसीजन होता है। तो कंपनी अपने शेयर्स को 3 प्रकार से इशू कर सकती है, एट पार पर, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट पर, और ये तीनों हमने डिस्कस कर दिया है। एट पार पर भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, प्रीमियम पर भी। एट पार मतलब कि बेस प्राइस, जो कंपनी ने अपना बेस प्राइस तय किया उसी वैल्यू पर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, एट पार। जो बेस प्राइस है, जो रजिस्टर्ड प्राइस है, उससे ज्यादा वैल्यू पर कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है तो एट प्रीमियम, और जो रजिस्टर्ड या बेस प्राइस है उससे अगर कम वैल्यू पर इशू करती है तो उसको एट डिस्काउंट। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन जो 53 है, सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, वैसे शेयर्स जो कंपनी के एम्प्लॉय को इशू किया जाता है उसी को कहा जाता है। तो इसे कंपनी अपने शेयर एम्प्लॉय को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, ये सेक्शन 54 के अंतर्गत आता है। बाकी हमने इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, एट पार पर। और एट पार में भी जाने से पहले एक शेयर्स का वैल्यू अगर 10 रुपया है तो कंपनी उसको एक बार में पेमेंट रिसीव नहीं करती है, बल्कि इंस्टॉलमेंट पे रिसीव करती है। और इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है उसी को एप्लीकेशन मनी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट मनी, और थर्ड इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट कॉल मनी, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है उसको सेकेंड या फाइनल कॉल मनी कहा जाता है। शेयर्स जो इशू किए जाते हैं कैश में या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेंडर या फिर प्रोमोटर को कैश में इशू करते हैं एट पार पर। तो उसके लिए हमने जनरल एंट्री पास किया था। 3 जनरल एंट्री मुख्य रूप से एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट के समय और कॉल मनी के समय जनरल एंट्री पास किया जाता है। प्रीमियम पर जो हमने बात किया था, तो प्रीमियम में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने आपको बताया था कि प्रीमियम का सीधा सा मतलब है कि कंपनी रजिस्टर्ड प्राइस से ज्यादा वैल्यू पर इशू करती है। जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, उसको 2 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया जाता है 12 रुपए में, तो ये प्रीमियम मनी 2 रुपीज होता है। पहले भी हमने बताया है कि कंपनी जो शेयर्स इशू करती है वो कंपनी के कैपिटल के टूवर्ड्स होता है, जो शेयर्स का अमाउंट रिसीव किया जाता है, शेयर्स पर जो अमाउंट होता है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त अमाउंट, जैसे कि यहां पर प्रीमियम मनी रिसीव कर रही है, तो ये शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स में नहीं होता है। ये भी कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट बनता है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट ये नहीं बनता है। इसीलिए इसका यूसेस के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में इसके लिए अलग से प्रोविजंस बनाए गए हैं कि ये फंड कहां खर्चा कर सकते हैं। 5 जगह हमने बताया था। फुली पेड अप बोनस शेयर्स के केस में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के केस में, फिर तीसरा किसी तरह का कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह पे करती है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर डिस्काउंट पर अगर शेयर्स इशू किया जा रहा है उसके लिए, प्रीमियम पे किया जा रहा है रिडेम्पशन ऑफ
शेयर्स के समय या प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर के समय उसके लिए, या फिर कंपनी अपने शेयर्स को खुद परचेस करती है तो उसके लिए उपयोग कर सकती है। तो ये 5 जगह, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को बैलेंस शीट के एस लाइबिलिटी साइड में सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट को रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाया जाता है। उसका फिर जर्नल एंट्री हमने बताया था कि प्रीमियम अमाउंट को कैसे दिखाते हैं। डिस्काउंट पर फिर हमने प्रोविजंस को बताया था, डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं। अगर कोई डिस्काउंट पर इशू करता है तो उसके लिए कुछ पेनल्टी है। पेनल्टी का अमाउंट याद रखिएगा, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है और जो ऑफिसर इसमें इंगेज होता है उसके ऊपर पेनल्टी भी और जेल भी, इंप्रीजमेंट भी हो सकता है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ये अंडर सब्सक्रिप्शन, फुली सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में ही एक आता है प्रोराटा बेसिस, तो ये हमने बताया था आपको प्रोराटा बेसिस। यहीं पर एक प्रोराटा बेसिस पर अलाउड हुआ तो कॉल्स इन एडवांस का जिक्र आता है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस को कंपनी या तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिसेबल है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से कॉल्स इन एडवांस रिसीव कर सकती है तो कंपनी उसे वापस नहीं करेगी शेयर होल्डर को। अदरवाइज प्रोराटा बेसिस के अगर समय कंपनी के पास अगर कॉल्स इन एडवांस कुछ रह जाता है, बिल्कुल रहेगा भी अगर प्रोराटा बेसिस पर हुआ है। क्यों रहेगा? क्योंकि प्रोराटा बेसिस में एक शेयर होल्डर या फिर एक जो व्यक्ति जो अप्लाई करता है शेयर, जितने शेयर्स के लिए उतने शेयर्स उसको नहीं मिलते हैं, इसीलिए वहां पर कॉल्स इन एडवांस अमाउंट देखने को मिलता है। उसका लिए हमने भी जर्नल एंट्री पास किया था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो हो गया जो पहले क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस हुई थी उसके बारे में। यहां तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। अब यहां पर जो हम लोग अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस। यहां तक क्लियर सभी को? कुछ पूछना है इसमें? ओके चलिए, सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस को समझिए क्या होता है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का सीधा सा मतलब है कि कंपनी ने पैसे की डिमांड नहीं की है, कॉल मनी नहीं मांगा या फिर पैसे डिमांड नहीं किए, फिर भी एक शेयर होल्डर कंपनी को पेमेंट करता है। मान लीजिए 10,000 पेमेंट कर दिया, ये एक्स्ट्रा था। जैसे कंपनी ने कॉल मनी मांगा, एक कंपनी एक मिस्टर मोहन को, मिस्टर मोहन हम एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर मोहन को $1,000 शेयर्स इशू करती है। एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपीज है, इसमें 3 रुपीज एप्लीकेशन के समय, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 2 रुपीज जो देना है फर्स्ट कॉल मनी और फाइनल कॉल मनी में 2 रुपीज। कंपनी का एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुका है, अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ, कंपनी ने डिमांड किया कि हमें 1,000 शेयर्स था, एक शेयर्स का 3 रुपीज, 3,000 कंपनी ने ड्यू किया। अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट का क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3,000 ड्यू का एंट्री पहले पास होता है अलॉटमेंट के समय। अब कंपनी को पेड किया गया, कंपनी को मिस्टर मोहन ने जो पेड कर दिया 5,000 पेमेंट कर दिया गया। कंपनी ने ड्यू कितना किया था? 3,000। जनरल एंट्री में इसको दिखाइएगा तो इस तरह से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,000 से कंपनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में चला गया, शेयर होल्डर फंड में 3,000। अब पेमेंट होगा, मिस्टर मोहन पेमेंट करेगा, तो पेमेंट के समय एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन पता चला कि ये 5,000 यहां पर पेमेंट चला गया, 5,000, ये अमाउंट कितना गया? 5,000, जबकि
कंपनी ने डिमांड कितना किया था? 3000 का। तो यहां पर 2000 जो हुआ एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो रहा है, 2000 एक्स्ट्रा, और इसी को बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस यही है, कंपनी ने जितना डिमांड किया, चाहे वो एप्लीकेशन मनी के समय, अलॉटमेंट के समय, जितना डिमांड हुआ उससे ज्यादा पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो कॉल्स इन एडवांस यही है। कॉल्स इन एडवांस का फीचर्स हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि कंपनी इस अमाउंट को तभी रख सकती है जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये परमिट उसे करता है। अगर ये परमिसेबल है तो कंपनी ये रख सकती है, अदरवाइज कंपनी इस अमाउंट को नहीं रखेगी। क्लियर है? और कॉल्स इन एडवांस अमाउंट के रिगार्डिंग जो ये 2000 रिसीव हुआ, पहला तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कंपनी इसको तभी रखेगी जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिसेबल करता है, परमिट करता है। मिस्टर मोहन ने 5000 जो पेमेंट किया है, ये 5000 में 3000 टुवर्ड्स शेयर कैपिटल है और 2000 ये भी शेयर कैपिटल होगा, यस या नो? 5000 में 3000 टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि 2000 जो रिसीव होगा वो टुवर्ड्स शेयर कैपिटल है या नहीं है, क्योंकि इसी से तो आपको आइडिया लगेगा कि ये है क्या अमाउंट। और बिल्कुल यहां पर 2000 रुपीज जो है ये टुवर्ड्स शेयर कैपिटल नहीं है, तो ये है क्या? तो एक तरह से ये कंपनी के पास एक्स्ट्रा में मिला हुआ अमाउंट है जो कि कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है, एक सामान्य लाइबिलिटी, एक दायित्व है कंपनी के लिए। तो जब कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है, तो क्योंकि कंपनी को परमिसेबल है तभी ये कंपनी अपने पास रख रही है। तो मान लीजिए ये कंपनी को रिसीव हुआ था 31 अगस्त 2021 को, ये अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ था, उस दिन का डेट था। अब इसका एडजस्टमेंट हो रहा है क्योंकि कंपनी ने इसे रख लिया, तो कंपनी इसको एडजस्ट करेगी बाद में। कब? जब फर्स्ट कॉल मनी मांगा जाएगा। कंपनी का फर्स्ट कॉल मनी का ड्यू होता है 31 दिसंबर 2021 को। फर्स्ट कॉल मनी का एडजस्टमेंट हुआ, तो आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट कॉल मनी में 2 रुपीज ही यहां पर वो देना था, तो मतलब कि 1000 इंटू 2000, तो ये एडजस्टमेंट हो गया 31 दिसंबर 2021 को। और ये 2000 जो दिया गया था 31 अगस्त 2021 को, अब ये एडजस्टमेंट हो गया 31 दिसंबर 2021 को फर्स्ट कॉल मनी के रूप में, फर्स्ट कॉल मनी के रूप में। अब ये 2000 शेयर कैपिटल के टुवर्ड्स होगा या नहीं होगा 31 दिसंबर को? तो बिल्कुल होगा, इसका उत्तर होगा यस। ये 2000 रुपीज 31 दिसंबर को जब फर्स्ट कॉल मनी कंपनी के द्वारा मांगा गया, तो ये कैपिटल 2000 शेयर कैपिटल के टुवर्ड्स होगा। अब इतना हमने डिटेल में यहां पर क्यों डिस्कस किया, तो इसको आप समझिए। कंपनी के लिए जैसे कि यहां पर देखिए एक लाइबिलिटी है और कंपनी ने इसे 31 दिसंबर से 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक अपने पास रखा। तो अगर हम काउंट करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने कंपनी के पास ये पैसा रहा, और कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। क्योंकि एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 2000 टुवर्ड्स शेयर कैपिटल नहीं है 31 दिसंबर के, जब तक कि अगला एडजस्टमेंट इसका नहीं हो जाता है। तो कंपनी क्या इस पर डिविडेंड, मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो क्या कॉल्स इन एडवांस पर डिविडेंड मिलता है? एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आता है ये प्रश्न। कॉल्स इन एडवांस पर डिविडेंड दिया जाता है, लाभांश हिंदी में जिसको बोलते हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं।
कॉल्स-इन एडवांस पर कभी भी डिविडेंड नहीं दिया जाता है। तो कंपनी क्या ऐसे ही मेरे पैसे को रख लेगी इतने महीनों तक? एडजस्टमेंट हुआ 31 दिसंबर को, 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक क्या होगा? तो कंपनी इसके बदले इंटरेस्ट पे करती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि कंपनी यह अमाउंट शेयर होल्डर का अपने पास रखती है, तो इसीलिए कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि जब तक उस अमाउंट का एडजस्टमेंट कंपनी टुवर्ड्स शेयर कैपिटल नहीं कर देती है तब तक उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, कंपनी पे करेगी। तो कंपनी के लिए वो क्या एक्सपेंसेस है। तो कंपनी अब यहां पर 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक कॉल्स-इन एडवांस पर इंटरेस्ट पे करेगी। क्लियर है? अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट क्यों दिया जा रहा है, ये भी बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं। और ये इंटरेस्ट अमाउंट कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट क्या एक्सपेंसेस है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू कॉल्स इन एडवांस अमाउंट, कॉल्स इन एडवांस अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना है तो जितना अमाउंट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता होना चाहिए, इनटू टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या है? वह समय जब तक कंपनी ने इस अमाउंट का एडजस्टमेंट नहीं किया। एडजस्टमेंट मतलब सीधा सा, ये टाइम पीरियड का मतलब सीधा सा है कि कंपनी ने जो 31 दिसंबर को ये 31 अगस्त को रिसीव किया और एडजस्टमेंट टुवर्ड्स शेयर कैपिटल के अगेंस्ट जो हो रहा है वो 31 दिसंबर को, तो यही टाइम पीरियड है। सीधा सा देखिए कि कॉल्स-इन एडवांस किस दिन रिसीव हुआ और किस दिन एडजस्टमेंट हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड इस समझ में आ गया। अब यहां पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यह परमिसेबल है कि कंपनी कॉल्स-इन एडवांस रिसीव कर सकती है, तो इसी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में चर्चा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर कि नहीं रहेगा तब क्या होगा? तो कंपनीज एक्ट ने इसके लिए डिफाइन कर दिया है, अगर नहीं रहेगा तो ये 12% होगा, 12%। क्लियर है? ये पूरा जितना भी था कॉल्स-इन एडवांस से संबंधित थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों था। एग्जाम में यहां से दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के दोनों प्रश्न बन सकते हैं। यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कॉल्स-इन एडवांस पर डिविडेंड पे करते हैं, स्टेटमेंट टाइप का भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो स्टेटमेंट टाइप के भी डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2-3 स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा इसमें राइट है या फिर कौन सा इसमें रॉन्ग है, तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। अब कॉल्स-इन एडवांस में किसी को कहीं पर भी डाउट है, कुछ पूछना है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। इसका पूरा नोट्स भी आपको मिलेगा, कोई उसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा। सारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ाए उसमें लिखे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा यहाँ लिखा हुआ है कि होता क्या है, कहां पर दिखाएंगे। डिविडेंड कभी भी नहीं दिया जाता है,
कंपनी के आर्टिकल्स में अगर स्पेसिफाई होता है इंटरेस्ट पेबल, अगर इंटरेस्ट पेबल नहीं दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा एक चीज और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने बोला कि कॉल्स इन एडवांस पर कभी भी डिविडेंड नहीं दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट क्या हमेशा दिया जाएगा? हमेशा देने का मतलब कि कंपनी अगर लॉस में है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो भी कॉल्स इन एडवांस दिया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा यस। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड हम पहले ही बता चुके हैं। डिविडेंड कंपनी तभी देती है जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो। प्रॉफिट नहीं रहता है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है। प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होता है। और इसका मतलब यह है कि कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, उससे कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट अमाउंट पेमेंट करना ही पड़ेगा अगर कंपनी ने कॉल्स इन एडवांस रिसीव किया है तो। लाइक एक जनरल एक्सपेंसेस के जैसा इसको ट्रीट करते हैं। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं? तो जर्नल एंट्री में वहां पर सीधा सा ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहां पर जर्नल एंट्री पास किए थे ना, ये जनरल एंट्री, तो यहां पर हमने तो डायरेक्ट लिख दिया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस जनरल एंट्री में कॉल्स इन एडवांस अमाउंट को दिखाएंगे। ये शेयर कैपिटल में ये 5000 नहीं जाएगा, यहां पर आएगा टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। 3000 शेयर कैपिटल में चला जाएगा और 2000 जो चला जाएगा वो कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा। इस तरह से यहां पर जर्नल एंट्री को दिखाते हैं। अगर पूरा का अगर लिखें तो चलिए नोट्स में वहां पर चलते हैं। देखिए यहां पर दिखाया गया है, पहला ड्यू का एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये पेड का एंट्री हुआ टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिएगा 60,000, 50,000 मांगा गया था, 60,000 दे दिया है, 60,000 तो शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट में नहीं जाएगा, उसमें 50,000 ही जाएगा। और 10,000 कहां जाएगा? ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। क्लियर है? एक मिनट, इसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है यहां पर, ये 3000 उसमें, और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में 2000। अब इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री भी आपको ध्यान में रखना। इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम में इंटरेस्ट ही पूछा। अगर जर्नल एंट्री अगर पूछ दे तो जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे? तो जर्नल एंट्री बहुत ही इसका सामान्य है, आप यहां पर देख सकते हैं। इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट एक जनरल एक्सपेंसेस के जैसा है, तो एक्सपेंसेस के लिए क्या हम लोग पेमेंट करते हैं, क्योंकि बैंक कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है तो कंपनी पेड करेगा, तो बैंक अकाउंट को तो क्रेडिट करना होगा और इंटरेस्ट को डेबिट कर, जो इंटरेस्ट है उसको डेबिट करना होगा, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट अमाउंट होता है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। अगर इंटरेस्ट पेड नहीं हुआ है तो सन्डे शेयर होल्डर में ये क्रेडिट कर देंगे, और जब पेड होगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और जब पेड हो गया तो चूंकि अब ये P&L अकाउंट में चला जाएगा, चूंकि ये इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट जितना इंटरेस्ट का अमाउंट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये दिखेगा। क्लियर है यहां तक? %12 वाला इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लिख लीजिएगा, कहीं लिखा हुआ जरूर होगा। ओके, हाँ ये पॉइंट में लिखा हुआ है।
इफ द आर्टिकल डू नॉट कंटेन सच रेट, ऐसे तो उसी समय कंपनी अपना लिख देती है आर्टिकल्स में ही। अगर नहीं है, टेबल ए में कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारे टेबल ए बी सी डी बनाया गया है, टेबल एफ तक है। तो टेबल ए में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में दिया हुआ है कॉल्स इन एडवांस पर, जो मैक्सिमम 12% हो सकता है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होगा। कॉल्स इन एडवांस के बाद हम लोग आते हैं कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एरियर को सीधा सा अगर समझे तो ये कॉल्स इन एरियर है क्या। यहां पर बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर ये कॉल्स इन एरियर का सीधा सा मतलब है क्या है। तो एक जनरल अगर इसका मीनिंग निकाले, जनरल मीनिंग, तो कॉल्स इन एरियर वह अमाउंट है जो कंपनी ने पैसे डिमांड किए लेकिन कंपनी को वह पैसा नहीं मिला। तो सवाल उठता है क्या कॉल्स इन एरियर कभी भी हो सकता है? कंपनी कब कब पैसे डिमांड करती है? क्या शेयर एप्लीकेशन के समय, शेयर एप्लीकेशन मनी के समय कॉल्स इन एरियर हो सकता है? होगा? यस या नो कमेंट करके बताइए। शेयर अलॉटमेंट के समय, शेयर कॉल्स इन एरियर का मतलब सीधा समझ गए ना कि वह अमाउंट जो कंपनी ने डिमांड किया लेकिन कंपनी को नहीं मिला। 100 रुपया कंपनी ने डिमांड किया, 10 रुपया दिए, 100 रुपया यार नहीं दिया है शेयर होल्डर, ड्यू डेट पार हो गया या फिर एक एक्सटेंडेड डेट भी पार हो गया लेकिन कंपनी को नहीं मिला, तो वही कॉल्स इन एरियर होता है। उसके लिए नोटिस वगैरह जाता है ड्यू डेट के बाद भी। तो हमारा प्रश्न था कि शेयर एप्लीकेशन मनी के समय कॉल्स इन एरियर हो सकता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। अब क्यों नहीं हो सकता है? एक कंपनी का शेयर होल्डर वही बनता है जब एप्लीकेशन मनी जितना है उतना पेमेंट करता है और कंपनी उसको शेयर अलॉट करती है। अगर शेयर एप्लीकेशन मनी के समय ही मान लीजिए कंपनी ने 1000 मांगा था, 100 शेयर्स मोहन ने खरीदा और एक शेयर्स का वैल्यू 100 रुपया था और एप्लीकेशन मनी के समय 10 रुपया मांगा गया, तो 100 इंटू 100 1000 इसको मिलना चाहिए, लेकिन मोहन ने 500 पेमेंट किया, तो कंपनी इसको शेयर ही अलॉट नहीं करेगी। सीधा सा पेमेंट है ही नहीं, एप्लीकेशन मनी का जो एप्लीकेशन का रूल्स रेगुलेशन था उसको फॉलो ही नहीं किया, तो ये सिचुएशन आएगा ही नहीं, कंपनी शेयर इसको अलॉट ही नहीं करेगी। तो उस समय ऐसा चांसेस बनेगा ही नहीं कि कॉल्स इन एरियर का केसेस आ सकता है। कॉल्स इन एरियर सामान्यतः शेयर अलॉटमेंट के समय या फिर कॉल मनी के समय हो सकता है। अब इसको एग्जांपल से समझिए कैसे हो सकता है। मोहन 1000 शेयर्स खरीदा, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया है, इसका जो पेमेंट है इस तरह से 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट और 2 रुपीज सेकेंड कॉल मनी। एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया तभी ये शेयर होल्डर बना। अब अलॉटमेंट मनी कंपनी ने डिमांड किया 1000 इंटू 3 रुपीज 3000, इसका लास्ट डेट था 31 अगस्त 2021। मोहन ने पेमेंट नहीं कर पाया, नोटिस इसके पास गया, मोहन के पास, कि आपको 30 दिन का और समय दिया जाता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास राइट्स होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास राइट्स होता है, उनके पास अधिकार होता है कि आप शेयर होल्डर को नोटिस भेजिए और आप एक्सटेंड कर सकते हैं नोटिस के आधार पर कि हाँ कम से कम इस डेट तक हमें मिल जाना चाहिए। फिर डेट एक्सटेंड करके बोल दिया गया कि आप कम से कम 30 सितंबर तक जमा कर दीजिए, 30 सितंबर तक जमा कर दीजिए। तो
फिर भी जमा नहीं हुआ, फाइनली जाकर फिर एक्सटेंड हुआ और 31 दिसंबर का डेट आया, लास्ट डेट की, अगर उसके उस समय तक अगर जमा नहीं किए तो आपका जो मेंबरशिप है रद्द कर दिया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कॉल्सिन एरियर एक रीजन ये भी बन जाता है कि अगर किसी का मेंबरशिप रद्द करना है, मतलब उस कंपनी के शेयर होल्डर के रूप में वो नहीं रहेगा, तो एक कॉल्सिन एरियर भी वो कारण होता है जिसकी वजह से किसी शेयर होल्डर का मेंबरशिप को रद्द कर दिया जा सकता है, अगर समय पर वो शेयर जो मनी है, कॉल मनी है, उसको पेमेंट ना करे तब। तो 31 दिसंबर को लेकिन इसने पेमेंट कर दिया, 31 अगस्त तक ये ड्यू हुआ था पहली बार, उस समय तक इसको पेमेंट करना चाहिए था पहली बार, लेकिन वो जाकर पेमेंट कब किया? 31 दिसंबर को। तो इस दौरान जो पेमेंट नहीं हुआ, ये जो अमाउंट 3000, यही कहलाया कॉल्सिन एरियर। कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर कंपनी के लिए क्या है? एक शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स में है, कंपनी जिसका उपयोग करती है अपने विभिन्न पर्पस के लिए। अब कंपनी को अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो अब क्या होगा? कंपनी को मिलना चाहिए था 31 अगस्त को, लेकिन नहीं मिला, मिला 31 दिसंबर को। तो कितने महीने का डिले हुआ इसमें? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का डिले हुआ। कॉल्सिन एरियर कितना अमाउंट है? 3000। तो ऐसे सिचुएशन में जो मोहन है, मोहन को कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा जितना डिले हुआ उसके लिए। तो अब ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है या लॉस है? एक तरह का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट अमाउंट क्या है? वो एक तरह से प्रॉफिट ही है कंपनी के लिए, ये गेन है। अब ये इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॉल्सिन एरियर अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू डिले पीरियड। कॉल्सिन एरियर अमाउंट कौन सा होगा? जितना पेमेंट नहीं हुआ है वही कॉल्सिन एरियर अमाउंट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ये अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन रहता है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है तो आपको 10% कंसीडर करना है, 10%। मैक्सिमम ये 10% ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और डिले पीरियड, जब से पहला ड्यू डेट था, जैसे 31 अगस्त को जमा होना चाहिए था लेकिन जमा नहीं हुआ, एक्सटेंड होते ये 31 दिसंबर को फाइनली कंपनी को रिसीव हुआ, तो ये 4 महीने का हम लोग ये डिले पीरियड कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? एक इसमें एक और केस जो अभी हम बता रहे थे मेंबरशिप रद्द होने का, अगर मान लीजिए मोहन ने पेमेंट 31 दिसंबर को भी नहीं किया, तो फाइनली अब क्या होगा? मान लीजिए पेमेंट हुआ ही नहीं, कॉल्सिन एरियर का अमाउंट पेमेंट हुआ ही नहीं, तब क्या होगा? तो कंपनी मेंबरशिप रद्द कर देती है। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ अकाउंट्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इस सिचुएशन में भी होगा। फॉरफीचर क्यों? मान लीजिए मेंबरशिप रद्द हो गया, तो कंपनी के जो 1000 शेयर्स थे, ये 1000 शेयर जो मोहन लिया था, कंपनी तो अब उसके अपने पास, क्योंकि मोहन का मेंबरशिप रद्द हुआ तो कंपनी के पास ये एक्स्ट्रा शेयर्स बच गए, तो कंपनी इसे दूसरे किसी और को इशू करेगी, उसी को बोलते हैं फॉरफीचर्स। तो फॉरफीचर्स का एक कारण ये भी होता है कॉल्सिन एरियर अमाउंट का रिसीव न होना। अब मान लीजिए ये कंपनी इसको फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है, तो ये जो 3 रुपीज है, ये जो एप्लीकेशन के समय में मिला था, शेयर एप्लीकेशन के समय, वो क्या वापस करेगी? तो इसका उत्तर होगा नहीं,
फॉरफिट अगर कंपनी ने शेयर्स को कर लिया तो उसको वापस नहीं करती है जो ऑलरेडी पेड अमाउंट है, क्योंकि कंपनी बाद में जब इसको री इशू करती है इसी शेयर्स को जो फॉरफिट कर लिया गया है, री इशू के समय जो डिस्काउंट वगैरह देती है या फिर जो एक्सपेंसेस होते हैं री इशू के कारण, उसको एडजस्ट करने के लिए उस पेड अमाउंट को जो डिफॉल्टिंग शेयर, सीधा सा यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है मोहन के लिए, अगर मेंबरशिप रद्द होता है तो मोहन यहां पर एक डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर कहलाएगा और इसके जो भी पेड अमाउंट है वो फॉरफिट कर लिया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन डिस्काउंट या फिर कंपनी अगर उसको रीइशू करती है तो उसके एक्सपेंसेस के रूप में उसको किया जाता है। ये तो हम लोग फॉरफिचर में पढ़ेंगे ही, लेकिन ये भी केस होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आगे एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा फॉरफिचर का केस हो सकता है। तो एक केस ये भी हो सकता है कि कॉल्सिन एरियर अमाउंट, मतलब कॉल मनी या फिर जो शेयर होल्डर के टुवर्ड्स में जो शेयर कैपिटल के टुवर्ड्स में जो अमाउंट है, कंपनी अगर उसको रिसीव नहीं करती है या फिर रिसीव नहीं हो पाती है तो कंपनी उसके फॉरफिट कर लेती है शेयर्स को। जब्ती करने इसको बोलता है हिंदी में। इसके सारे थ्योरी सारा यहां पर दिया हुआ है। अब इसका जनरल एंट्री जनरलाइज कैसे करेंगे तो इसको देखिए कैसे जनरलाइज करते हैं सामान्यतः। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर क्या है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट कहां दिखाएंगे, तो जनरल एक प्रॉफिट के जैसा होता है, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। आगे देखिएगा जनरल एंट्री में, तो यहां पर देखिए जनरल एंट्री कैसे पास हुआ है। सीधा सा देखिए, कंपनी ने डिमांड किया 50,000 अलॉटमेंट के समय, तो कंपनी ने ड्यू का एंट्री पास किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन बैंक अकाउंट में देखिए 40,000 ही आया। जरूरी नहीं कि 40,000 ये दिखे भी नहीं, हो सकता है कि शेयर होल्डर ने पेमेंट ही कुछ भी नहीं किया, हमने जैसे कि एग्जांपल लिया था अभी, उसमें एक भी रुपया पेमेंट नहीं किया, वो भी हो सकता है। और पार्शियल पेमेंट भी हो सकता है कि कंपनी के पास 50,000 डिमांड किया गया जो उसका शेयर अलॉटमेंट में था, लेकिन 40,000 रिसीव हुआ, तो 40,000 बैंक अकाउंट में आया, तो डेबिट यहां पर करेंगे 10,000 को, किस अमाउंट से, कॉल्सिन एरियर अकाउंट से। क्लियर है यहां तक। और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। अब इंटरेस्ट के समय बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी को ये रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, ये रिसीव हो रहा है इसलिए बैंक को डेबिट किए हैं, टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट। और कंपनी अगर चार्ज करती है इंटरेस्ट, मतलब कि वो ड्यू हो जाता है, तो सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन अकाउंट, और फिर जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट। मतलब इसी जर्नल एंट्री को 2 बार में दिखाया गया है, सन्ड्री शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर अकाउंट, बैंक अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। फिर एट द एंड ऑफ ईयर क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक रेवेन्यू है, प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री था इसका। अब इसमें किसी को डाउट है, कहीं से कुछ पूछना है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को। ओके, अब अगला इसमें टॉपिक जो है, जैसे कि अभी तक जितना डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे अभी हम बताए थे इनिशियल में ही कि कंपनी जो अपने शेयर्स को इशू करती है, इशू ऑफ शेयर्स इन कैश या फिर इन काइंड। इन काइंड का मतलब कि वेंडर से अपने कंपनी ने बिल्डिंग परचेज किया, तो मान लीजिए 20 लाख का बिल्डिंग था, तो 20 लाख का उस वेंडर को शेयर्स दे दिया गया,
और एक प्रोमोटर को। प्रोमोटर वो होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं, तो प्रोमोटर को कंपनी को बनाया गया तो उनको पेमेंट मिलना चाहिए, तो कंपनी उसको शेयर दे देती है। तो इन काइंड में हुआ, इसमें शेयर होल्डर से पैसे रिसीव नहीं होते हैं बल्कि कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव होता है, जैसे वेंडर से गुड्स और प्रोमोटर से सर्विसेज। तो उसको बस लास्ट में देखना है। इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, वेंडर को इशू किया गया तो इसमें कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे, तो इसमें तो कैश रिसीव नहीं होता है बल्कि एसेट्स रिसीव होता है एक वेंडर से। तो इसीलिए यहां पर देखिएगा जनरल एंट्री को सीधा पास कर दिया गया है। सन्ड्री एसेट्स कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, सन्ड्री एसेट्स में कोई भी हो सकता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कोई भी एसेट्स आ रहा है कंपनी के पास तो एसेट्स का अमाउंट हमेशा डेबिट करते हैं, इसीलिए यहां पर डेबिट किए हैं सीधा। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कौन सा होगा, तो ये अमाउंट परचेजिंग प्राइस होगा जिस पर कंपनी ने इसको शेयर्स दिया है, परचेजिंग प्राइस। अब इसमें फुल पेड शेयर्स इशू किया गया तो तब इसमें सीधा साहब, चूंकि ये अमाउंट जो हुआ है किसके टूवर्ड्स में, शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स में दिखाना होगा ना, तो फिर यही जनरल एंट्री फिर वेंडर अकाउंट डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस होता है और ये लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। ये जो दिखाए थे एट पार पर था, एट पार पर। प्रीमियम पर भी शेयर इशू किए रहेंगे वेंडर को, तो प्रीमियम पर के लिए क्या दिखाएंगे, सीधा सा एक ही जनरल एंट्री में है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स में जितना भी होगा नॉमिनल वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहां पर दिखा देते हैं। बस ये क्लोज हो गया। उसमें इसमें तो उतना ज्यादा एप्लीकेशन तो अलॉटमेंट तो कॉल मनी ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही बार जो एसेट्स है वो रिसीव होता है, इसलिए हमने यहां पर डायरेक्ट इसको पास कर दिया। अब यहां पर एक प्रोमोटर को भी देख लेते हैं। प्रोमोटर को ध्यान रखिएगा, प्रोमोटर को जो हम लोग शेयर इशू करते हैं तो वहां पर प्रोमोटर को डेबिट नहीं करेंगे। तो अब आपके मन में सवाल उठेगा सर किस चीज को डेबिट करेंगे, क्योंकि एक प्रोमोटर, देखिए एक वेंडर से तो हमें एसेट्स मिला जो फिजिकली है, तो उसको हमने तो दिखा दिया कि हाँ सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। लेकिन एक प्रोमोटर से तो सर्विसेज मिलता है, तो क्या प्रोमोटर को डेबिट कर देंगे, तो प्रोमोटर तो वो कंपनी में किस रूप में दिखाएंगे, तो गुडविल के रूप में। कंपनी के लिए तो वो गुडविल है ना, इंटेंजिबल एक एसेट्स के रूप में, तो इसीलिए देखिए यहां पर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, बस एक ही जनरल एंट्री में पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे कि मान लीजिए 20 लाख पेमेंट करना था प्रोमोटर को, कंपनी ने 20 लाख का उसको शेयर्स अलाउड कर दिया। मान लीजिए कंपनी ने शेयर्स इशू कर रहा है, एक दे रहा है शेयर 100 रुपया में है, तो उसके आधार पर 20 लाख इसको काउंट कर लीजिए, जितने भी शेयर्स होंगे अलाउड कर दिए जाएंगे। क्लियर है, तो ये फाइनली आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। अब इसके आगे जो है अगला क्लास जो होगा वो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स होगा, जो जब्तीकरण है शेयर्स का, अंश का, उसके बारे में। यहां तक आज के सेशन में किन्हीं को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज हमने बेसिकली क्या स्टडी किया, तो कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और फिर इन काइंड्स में टू वेंडर को जब इशू करेंगे और टू प्रोमोटर को जब इशू करेंगे। इसमें कोई डाउट है, कहीं से कुछ पूछना है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स होगा, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है सभी को? ओके।